हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग जो साइंस का सीरीज देख रहे थे उसमें हम लोग प्रकाश के 3 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग को चौथा पार्ट देखना है, जो कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए अपवर्तन तो सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप प्रकाश को पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो उसमें परावर्तन अगर पढ़ेंगे तो अपवर्तन भी पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकाश की प्रकृति है। ठीक है, तो आप अपवर्तन भी पढ़ेंगे आज, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। छोड़ना नहीं है कि सिलेबस में नहीं दिया गया तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन इससे उठाया गया है, मैंने एनालाइज किया है, आयोग द्वारा प्रकाश का अपवर्तन से भी क्वेश्चन उठाया है। अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, प्रकृति क्या होती है लाइट की अपवर्तन में, ये क्वेश्चन आयोग द्वारा उठाया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग अपवर्तन देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई सा भी माध्यम, मान लीजिए दो माध्यम इसमें रहना जरूरी है, प्रकाश का अपवर्तन होगा तो दो माध्यम इसमें बहुत नीड है। दो माध्यम अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं होगा। तो एक माध्यम मान लीजिए वायु, ठीक है, एक माध्यम निर्वात को मान लेते हैं, दूसरा माध्यम मान लेते हैं पानी को मान लीजिए, या फिर कोई भी ग्लास को मान लीजिए, या फिर पानी या फिर ग्लास। ठीक है, पानी से अगर ग्लास में भी जाएगा तब भी अपवर्तन होगा, वायु से पानी में जा रहा है तब भी अपवर्तन होगा, वायु से अगर ग्लास में किरण पड़ रही है तब भी अपवर्तन निश्चित है। तो देखिए, तो हम लोगों ने क्या समझा, दो माध्यम जरूरत रहती है अपवर्तन करने के लिए। प्रकाश का अपवर्तन होगा जब दो माध्यम होगा, दो माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट, दो माध्यम नहीं होगा तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो माध्यम भी क्या होना चाहिए, माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। ये नहीं कि बिना पारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम में अपवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि किरण फिर जा ही नहीं पाएगी, उसको भेद ही नहीं पाएगी किरण, तो वो अपवर्तन वहां पे संभव होगा ही नहीं। फिर देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है तथा वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या करती है, विरल माध्यम जो रेरल माध्यम होता है उससे सघन माध्यम या डेंसर माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसको पारदर्श वहां ट्रांसफर करने में, उसको ट्रांसमिट करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए गति कम हो जाती है एवं अविलंब की तरफ झुक जाती है। क्योंकि अगर अविलंब की तरफ नहीं झुकेगी तो अर्थात उसकी गति एकदम तेज है और वो सीधे रेखा में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन उसकी गति कम होती है क्योंकि उसको भेदने में डिफिकल्टी आता है, इसीलिए उसको अविलंब में तरफ झुक जाती है। ठीक है, वो अविलंब की तरफ झुक जाती है। अब देखिए, एक तो ये है, और अगर डेंसर माध्यम से विरल माध्यम, जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी तथा वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसका उल्टा होगा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो गति कम हो जाती है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो गति ज्यादा हो जाएगी। और सघन माध्यम मान लीजिए पानी है, पानी से वायु में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा, इसकी गति ज्यादा हो जाएगी प्रकाश की किरण की। अगर वायु से पानी में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा, इसकी गति कम हो जाएगी। ठीक है, इसको अब अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये माध्यम 1 और माध्यम 2 की एक तो डिविजिबल लाइन है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट लाइन है, इसको माध्यम 1 ले लेंगे, इसको ले लेते हैं माध्यम 2, इसको माध्यम 2 ले लीजिए, इसको N1 ले लीजिए, इसको N2 ले लीजिए। एक माध्यम हो गया चाहे वायु हो, और ये एक माध्यम हो गया चाहे वाटर या पानी का माध्यम हो या फिर ग्लास हो। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण आ रही है, इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण।
इसके बाद देखिए ये आपतित किरण आई, यहाँ पे एक बिंदु है जहां से ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसेगी, इंटर करेगी, उसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। इसको आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। यहां से वो दूसरे माध्यम में घुसेगी। अब देखिए अब क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपतन बिंदु। अब क्या होगा, अब देखिए अब ये जो लाइन रहती है वो अपरिवर्तन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से सीधे घुस जाएगी, यहाँ पे ये नीचे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसी, और ये जो अविलंब है ये सीधी काल्पनिक रेखा जिसको अविलंब कहते हैं वो ऐसे आ जाएगी, क्योंकि अपरिवर्तन तब होगा जब एक आपतित किरण किसी भी दूसरे माध्यम में इंटर करेगी, उसे ही हम अपरिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपरिवर्तन इसे ही कहेंगे। तो अब क्या होगा, यह विलंब हो गया। अविलंब तो पता है किसको कहते हैं हम लोग, जो कि काल्पनिक रेखा होती, वास्तविक रेखा नहीं होती। तो ये आपतित किरण हो गई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अपरिवर्तित किरण, ठीक है। ये अपरिवर्तित किरण हो गई। अब ध्यान दीजिए, यह आपतित किरण अगर इंटर करती है दूसरे माध्यम में तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वैसे तो हम लोग इधर से रिफ्रैक्शन वाला देखे थे, रिफ्लेक्शन वाला, ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अपरिवर्तन होगा, ये परिवर्तन का नियम फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें देखिए अपरिवर्तित किरण और अविलंब के बीच कोण बनेगा, एवं आपतित किरण अविलंब के बीच भी कोण बनेगा। इसको हम लोग कौन सा कोण पे कहते हैं, इसको हम लोग साइन आर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइन आई, ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इतना समझे ना, ये डायग्राम आपको याद रखना चाहिए। साइन आई बिल्कुल अपोजिट होगा साइन आर के, ठीक है। यहाँ साइन आई बनेगा तो यहाँ साइन आर बनेगा। आर मतलब रिफ्लेक्टेड होता है, आई मतलब इंसिडेंट होता है, इसको इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो दूसरा था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से डेंसर माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है एवं वो अविलंब की तरफ झुक जाती है। अब कैसे झुकेगी, अब देखिए ये क्या हो गया, ये विरल माध्यम हो गया मान लीजिए, और ये क्या हो गया, डेंसर माध्यम हो गया, या फिर सघन माध्यम मान लीजिए, ये सघन माध्यम हो गया। अब अगर ये आएगी आपतित किरण, अगर यहाँ प्रवेश करेगी तो कैसे प्रवेश करेगी, ये जो है ये अविलंब है, ये अविलंब की ओर एकदम से झुक जाएगी, ठीक है। अविलंब की ओर एकदम से झुक जाएगी, ये अविलंब है, इसके एकदम निकट आ जाएगी। अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्यान रखना है अपरिवर्तित किरण जो होती है ये अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। इतना समझ में आया। अब मान लीजिए इसको हम लोग सघन माध्यम ले लेंगे। अगर प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम मान लीजिए, डेंसर मीडियम है, इसको मान लीजिए विरल माध्यम, ठीक है। अब डेंसर मीडियम से विरल माध्यम, सघन से विरल माध्यम जाएगी तो क्या होगा, सघन से विरल माध्यम में आपतित किरण जो है अविलंब से दूर हट जाएगी। ये अविलंब है, आपतित किरण इससे दूर हटेगी और इसकी गति बहुत तेज होगी, इसलिए उससे दूर हट जाएगी। समझ में आया ना। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। एवं विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो जो अविलंब में इसका डिस्टेंस है अपरिवर्तित किरण का वो कम हो जाता है, ठीक है। झुक जाती है तो कम हो जाएगा, गति धीमी हो जाएगी इसलिए झुकेगी, और अगर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो गति तेज हो जाएगी और जो अविलंब है उसकी दूरी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आना, इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर देखिए अपरिवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। अर्थात कोई भी माध्यम रहेगा, दो माध्यम में अगर प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न रहेगी, क्योंकि इसलिए रहेगी क्योंकि माध्यम भी भिन्न भिन्न रहेंगे, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न रहती है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद देखिए यदि प्रकाश की किरण अविलंब के समांतर प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, केवल गति में परिवर्तन होता है। अविलंब के समांतर अब कैसे प्रवेश करती है देखते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट था, यदि प्रकाश की किरण अविलंब के समांतर प्रवेश करेगी तो क्या होगा। अगर प्रकाश की किरण, मान लीजिए प्रकाश की किरण है,
ये अविलंब के समांतर प्रवेश करती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, बस गति में ही परिवर्तन होगा। ये सीधी ऐसे आ जाएगी, अविलंब के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी। अगर वो सीधी रेखा में प्रवेश करेगी तो अविलंब के सीधे समांतर जाएगी। इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब चलिए अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया, आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए प्रकाश के अपरिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपरिवर्तन के भी दो नियम हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपरिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या मतलब साइन, वो जो साइन बोलते हैं ना, साइन आई बाई साइन आर, वो उसको ज्या बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए पहला और दूसरा, इसके अपरिवर्तन के दो ही नियम हैं, जो कि अब हम लोग समझते हैं कैसे दोनों नियम को अपरिवर्तन में फॉलो किया जाता है। अब देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन के नियम हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, अविलंब पर तीनों एक ही तल में है। ठीक है, ये तल है, मान लीजिए ये आपतित किरण, अविलंब, ये आपतन बिंदु, अपरिवर्तित किरण एक ही तल में है, तो इसीलिए ये परावर्तन का नियम फॉलो करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन मतलब ज्या होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या एवं अपरिवर्तन कोण, या अपरिवर्तन कोण है, अपरिवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, ज्या साइन आई इक्वल टू साइन आर रहेगा, या आपतित कोण है। ठीक, या आपतन कोण, तो साइन आई बाई साइन आई, साइन आर रहेगा, तभी ये अपरिवर्तन के नियम फॉलो करेगा। अब देखिए, ये आपतन कोण हो गए, ये अपरिवर्तन कोण हो गया, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसको बोलेंगे साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे साइन आई बाई साइन आर, जो कि नियतांक होता है। ये नियतांक इक्वल टू नियतांक। ठीक है, ये वो है, ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये हो गया स्नेल्स लॉ, जो स्नेल्स का नियम होता है। ठीक, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ दिया गया है, क्यों दिया गया, प्रकाश के अपरिवर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ही स्नेल्स लॉ दिया गया है, जो कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक होता है। ठीक है, समझ में आया ना, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही देखना था, आप लोग अच्छे से समझ जाइए। छोटे छोटे वीडियो ही अपलोड किए जा रहे हैं कि साइंस जिन बच्चों को टफ लगता है उनको अच्छे से समझ में आए और वो वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। जब वो पेपर देंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, साइंस कोई टफ विषय नहीं होता, अगर इसको अच्छे से समझ लिया जाए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है साइंस तो। और देखिए अपरिवर्तन के नियम आपको सिलेबस में नहीं दिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए करवाया जा रहा है। आप लोग इसको छोड़ना मत, इसको करना है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट।